बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक है। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। यानी ये ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वाम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान F-16 और जिन मिसाइलों से लैस हैं उनमें एब्रम मिसाइल भी बहुत घातक है, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 जैसा कि नाम है, एब्रम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो वो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा, इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। ताइवान को अभी और 100 साइड वाइंडर मिसाइल मिलने जा रही है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान की वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। चाहे एब्रम हो या फिर साइड वाइंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का ही खात्मा होता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं देखना चाहेगा। ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। F-16 ताइवान की हवाई ताकत को वो धार देता है जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे। चीन को इसी बात का डर है और अमेरिका ताइवान के जरिए यही करना चाहता है, इसलिए वो ताइवान के जंगी जखीरे को अपनी घातक मिसाइलों से भरने में लगा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी हो सकता है? क्या ताइवान की इस स्ट्रेटजी को लेकर तैयारी फुल प्रूफ है? फिलहाल चीन और ताइवान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं।
दुनिया को यूक्रेन के बाद ताइवान की तबाही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि चीन का हमला कभी भी हो सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के लिए जापान की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा। जापान के ऐलान से चीन परेशान है। जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाते हुए युद्ध की तैयारी कर ली है। युद्ध के लिए जापान की तरफ से क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाएंगी और जापान के ऐलान से चीन जो है वो बेहद परेशान है। जापान पहले इस बात को कह चुका है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो अमेरिका के साथ साथ जापान भी ताइवान के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता अपने आप में इतनी है कि समझिए कि आधा चीन जो है वो एक बार में खत्म हो सकता है। तो चीन को टक्कर देने के लिए जापान जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि अगर दोनों के बीच जंग हुई तो तबाही की बड़ी सुनामी आ सकती है। जापान ने हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने का ऐलान कर दिया है और जिसकी वजह से चीन के होश उड़ गए हैं। ड्रैगन को जवाब देने की जापान ने की तैयारी। हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का जापान ने किया ऐलान। जापान के ऐलान से उड़े चीन के होश। समुराई कसेगा ड्रैगन की नकेल। प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि चीन को रोकने के लिए जापान ने क्या तैयारी की है, उससे पहले एक नजर इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जापान सागर में रूस और चीन के जंगी जहाज हैं। दरअसल रूस के वॉस्टॉक 22 वॉर ड्रिल में चीन भी शामिल है और अपनी वॉर ड्रिल के तहत दोनों देश दुनिया को समंदर में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रूस की इस वॉर ड्रिल में 50,000 सैनिक, 5,000 वेपन सिस्टम, 140 लड़ाकू विमान और 60 जंगी जहाज शामिल हैं। रूस 7 सितंबर तक अपनी वॉर ड्रिल करेगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी मुल्क परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। दरअसल जापान ने ऐलान किया है कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक तेवर और रवैये को देखते हुए वो जल्द ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अपनी इस परियोजना के तहत जापान जल्द ही अपने अंडर डेवलपमेंट स्क्रैम जेट इंजन की लॉन्चिंग करने जा रहा है। खबर के मुताबिक जापान ये परीक्षण अगले साल की शुरुआत में कर सकता है। जापान की सरकार के ऐलान के मुताबिक जापान चाहता है कि उसके हथियारों के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हों जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान अब अपने इस प्लान के तहत
क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और उत्पादन को बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने 31 अगस्त को यह ऐलान किया था कि वो चीन और रूस के खतरे को खत्म करने के मकसद से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। खबर के मुताबिक जापान ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम हो। इसके अलावा ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो। रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं और ये परमाणु हथियारों से भी लैस हैं। जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान क्या किया, चीन के होश उड़ गए। जापान के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान चीन के खतरे की झूठी बुनियाद पर अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी कर रहा है। मतलब साफ है कि जापान के ऐलान ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। 一段时间以来，日方反复炒作中国威胁，不断放风发展导弹计划和所谓的反击能力，是在为打造进攻性军事力量制造借口，背后包藏着突破和平宪法束缚、重走军事扩张老路的野心。这向世界传递出一个危险信号，即日本企图颠覆2战后建立的国际秩序，应当引起国际社会的高度警惕。 जापान के इस कदम से चीन में खलबली मची है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए जापान ने अपने रक्षा बजट को अगले साल बढ़ाने की योजना बनाई है और ऐसे हालात में जापान के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ का नया क्रम शुरू हो सकता है। दरअसल ताइवान को लेकर चीन और जापान में भयंकर टेंशन चल रही है। चूंकि ताइवान की सीमा के पास चीन बड़े स्तर पर लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और इस दौरान चीन ने ताइवान पर 11 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 5 मिसाइलें जापान के पास गिरी थी। लिहाजा चीन के इस रवैये के चलते ही जापान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान ने इजराइल के साथ भी एक रक्षा करार किया है। जापान के साथ रक्षा करार करने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा कि इजराइल जापान की सामरिक शक्ति को विकसित करने के लिए उसे पूरा सहयोग देगा। We elevate 70 years of excellent ties between our countries to the strategic level. We open the doors to technological cooperation, information sharing, military-to-military activities, and industrial ventures. These activities will strengthen the defense capability of each country, as well as our joint contribution to peace and stability in our region and all over the world. दरअसल जापान ने अपना सालाना रक्षा बजट बढ़ाकर 6.5 ट्रिलियन येन यानी $47 बिलियन कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान इजराइल के अलावा अमेरिका के साथ भी एक बड़ा रक्षा करार कर चुका है। जापान और अमेरिका के बीच हुए सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमरम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएंगी। इसके अलावा जापान अमेरिका से और F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास नहीं है। जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने के ऐलान पर चीन के डर का ये आलम है कि अब वो जापान से शांति बनाए रखने की अपील करने लगा है। 危地马拉，不要为虎作伥，尽早认清国际大势，早日做出符合历史潮流的决定。 तो आलम यह है
कि जापान को धमकी देने वाला ड्रैगन अब उससे शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है, लेकिन जापान नहीं चाहता कि चीन उसके ताइवान की तरह कोई शरारत करे। लिहाजा जापान ने भी चीन के साथ जंग के खतरे को देखते हुए असलहे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था और जिस तरह चीन की नौसेना प्रशांत महासागर इलाके में दखल अंदाजी कर रही है, उसे देखते हुए जापान ने भी अब प्रशांत महासागर में ड्रैगन की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहाँ जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसलिए दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में भी बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है और ये ताइवान वाले वॉर जोन के बाद नए वॉर जोन के लिए तैयार होने जैसा है। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन कर रहा है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप एक बर्निंग पॉइंट बन सकता है। दरअसल जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं, जिन्हें सेनकाकू द्वीप कहा जाता है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं। इसके अलावा ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप 1895 से ही जापान के कंट्रोल में है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर अपना दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। भारत भी जापान से ऐसे ही कुछ जहाज खरीदना चाहता था, लेकिन जहाज की कीमत और बाकी वजहों को लेकर इस पर डील आगे नहीं बढ़ी। खैर, US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान की इमरजेंसी वाली डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, लेकिन नेवी को लेकर दोनों देशों का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डालिए, क्योंकि जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो, उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये ऐसे वॉर जोन हैं जहां अमेरिकी नेवी भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएंगे। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया भी चीन का अहम सहयोगी देश है, जो अक्सर अपने मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है। जापान और चीन के बीच जंग में किम जोंग भी चीन का ही साथ देंगे। इसलिए एशिया में युद्ध का ये मैदान जंग बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो